बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो अव्वल से पहले भी अव्वल था, जो आखिर के बाद भी आखिर है, जो ज़मीन के ज़रों से लेकर आसमान के सूरज चाँद सितारों का मालिक है। मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, इस मुल्क को रोज़े अव्वल से ही जिन मुश्किलात का सामना है, उनमें से एक फ़िरका परस्ती और उसके बाद नस्ल परस्ती है। नस्ल परस्ती अपने कबीले का नाम रोशन करना, अपने कबीले के नाम से अपनी पहचान रखना, ये कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है और ये कबीले होते ही इसीलिए हैं कि आपस में पहचान का ज़रिया बन सकें और एक दूसरे के साथ एक कंपटीशन की फ़िज़ा भी बरकरार रहे। आजकल PTM जो है वो ख़बरों में है और कल की DAG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें PTM के हवाले से जो सवालात उठाए गए थे मंजूर पश्तीन और उसके दीगर जो साथी हैं उनके हवाले से, उनके जवाबात के सिलसिले में PTM ने वॉइस ऑफ अमेरिका को आज इंटरव्यू मंजूर पश्तीन ने जो है दिया है और उसमें बेशुमार सवालात उठाए हैं। तो मैं उन सवालात के और जवाबात की तरफ आने से पहले गुजारिश सिर्फ ये करूँगा कि हमारे इस खित्ते में पख्तूनों का जो किरदार है वो किसी से पोशीदा नहीं है। पख्तूनों की कुर्बानियाँ, वो आज़ाद कश्मीर की आज़ादी हो या उससे पहले जो कुर्बानियाँ पख्तूनों की जानिब से इस्लाम के लिए दी गई हैं, वो किसी से पोशीदा नहीं हैं। पख्तूनों को पाकिस्तान से अलग करके पख्तूनों की कुर्बानियों को अगर एक साइड पे कर दिया जाए तो पाकिस्तान अधूरा है। हमारे मिज़ाइल जो हैं उन तमाम के जो नाम रखे गए हैं, वो नाम तमाम की अक्सरियत जो है वो पख्तूनों से वाबस्ता है। पख्तून वो अफराद थे, वो अशख़ास थे, वो शख्सियात थीं जिनके नामों से हमारे मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के जितने भी मिज़ाइल के जो कैटेगरीज़ हैं उनके जो नाम हैं वो तमाम उनके साथ हैं। पख्तूनों की इस मुल्क के साथ मोहब्बत किसी से पोशीदा नहीं है। पख्तूनों के साथ इस मुल्क के अवाम की जो मोहब्बत है वो किसी से पोशीदा नहीं है। पख्तूनों के साथ किस तरह से मोहब्बत से लोग यहाँ पेश आते हैं उसकी मिसाल पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, दीगर जो सूबे हैं, इवन के आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पर जाकर पख्तून बड़े आसान तरीके से अपने कारोबार भी कर रहे हैं और ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं और हंसी खुशी तमाम पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं। चंद एक मसाइल ज़रूर हैं जिस तरह PTM के जो मुतालबात हैं उनके हवाले से DG ISPR भी कहते हैं कि उन पर बात की जा सकती है। वो मसाइल हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कह चुके हैं उन मसाइल को देखने और समझने की ज़रूरत है, उनको हल करने की ज़रूरत है। तो PTM इस तरह से एग्रेसिव है, तो क्या एग्रेसिव हो के मुल्क को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है या नुकसान पहुंचाया जा रहा है? तो ये वो सवालात हैं जो आम पख्तून भी इस पर सवाल उठाता है। जैसे सोशल मीडिया पर एक शाहिद खान भाई हैं, वो बड़ा मुतहर्रक हैं, इसी हवाले से पख्तूनों के जो मसाइल हैं उनको भी वो ज़िंदा करते हैं और उन चीज़ों को भी उजागर करते हैं जो चीज़ें पख्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम से जो बैरूनी फंडिंग हो रही है, उनके मसाइल, उन जैसी चीज़ों को भी वो मंजर आम पर लाते हैं और सही मानों में पख्तूनों की वो नुमाइंदगी करते हैं। तो उन्हीं की जानिब से मैं पढ़ ये रहा था कि उन्होंने कुछ सवालात के जवाबात देने की कोशिश की है। मैं भी उससे ख़ासा मुत्तफ़िक हूँ उनकी बात से। तो पहला सवाल जो उठाया गया है मंजूर पश्तीन की जानिब से कि DG ISPR ने जिस तरह से कहा कि आपके लहजे की कड़वाहट जो है वो क्यों है, इस कदर लहजे में कड़वाहट की वजूहात क्या हैं? तो मंजूर पश्तीन ने कहा कि लहजे में कड़वाहट इसलिए है कि तुमने हमारे लोग मारे हैं, वो हमारे बंदे मिसिंग हैं, कड़वाहट तो होगी। अच्छा जी, आपकी बात दुरुस्त मान लेते हैं, ऐसा ही होगा जनाब आला, लेकिन आप कौम को ये बताएंगे कि वो बेगुनाह अफराद जो मिसिंग हैं उनके नाम क्या हैं? जिस तरह से DG ISPR ने भी कहा कि वो लिस्ट तो फराहम की जाए कि कौन लोग हैं जो मिसिंग हैं और उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलव्वस हैं, उनको भी फ़ौज के खाते में
डाला जा रहा है। और ये जो मिसिंग पर्सन की आप आवाज़ आज उठा रहे हैं, ये 2 साल पहले कहाँ थी, जिस वक्त ड्रोन हमले हो रहे थे अमेरिका के ख़िलाफ़, तो आपने उस कदर नहीं बोला जिस कदर आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं। अमेरिकी तो यहाँ पर बमबारी भी करते थे, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की जानिब से एहतजाज भी किया जाता था। ये अलग बात है कि उसमें भी इख्तलाफ है कि उसमें किसी की मर्ज़ी शामिल थी या नहीं थी, लेकिन बहरहाल अमेरिकी इसको ऑन कर रहे थे कि लोग मारे जा रहे हैं। जिस वक्त टीटीपी ने वहाँ पर गर्दनें काटी जा रही थी, जैसे DG ISPR ने भी कहा, और हम भी सारी पाकिस्तानी कौम इस बात को नोट कर रही थी कि बेशुमार लोगों पे जो है वो उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा था। आप लिबरल फोर्सेस हैं, तो ये जो मज़हब के नाम पे बेवजह क्या इस शुबे पे लोगों को कत्ल वहाँ नहीं किया जाता रहा कि ये जासूस है, अमेरिकी जासूस है, और अगर मुसलमान हुआ तो जन्नत में चला जाएगा, काफिर हुआ तो गद्दार हुआ तो जहन्नम में चला जाएगा। ये स्टैंप जिस वक्त वहाँ पे टीटीपी के लोगों ने हाथ में पकड़ कर लोगों की गर्दनें उतार रहे थे, बिना किसी सबूत के, बिना किसी भी प्रूफ के हवाले से, सिर्फ इस बुनियाद पे अपने ही पख्तूनों की गर्दनें काट रहे थे कि ये अमेरिकन जासूस है, और ये अमेरिकन जासूस अगर अमेरिकन जासूस हुआ तो हमने कत्ल कर दिया है तो जहन्नम में चला जाएगा, अगर ना हुआ तो ये जन्नत में चला जाएगा। क्या ये बात गलत है? ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन PTM कहाँ थी, कोई पता नहीं। एहसानुल्लाह एहसान तस्लीम करता है किस तरह से पख्तूनों को किस किस के इमाम पर कत्ल किया जाता रहा। कुलभूषण यादव के हवाले से भी सारा नेटवर्क सामने आ चुका है। कुलभूषण यादव तस्लीम करता रहा कि हम किस तरह से ये यहाँ पे होने वाली जो तबाही है उसको तरवीज जो है उसकी पुष्ट पनाही करते रहे। तो इस वक्त आप क्यों खामोश थे? और आज भी आपकी आवाज़ वहाँ के लिए तो बुलंद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आपकी आवाज़ बुलंद होती है। जब अमेरिकन अफ़गानिस्तान के अंदर बारातों के ऊपर गोले बरसाते हैं तो वो बाराती ये पख्तून थे, उनके लिए तो आवाज़ आपकी बुलंद नहीं होती, लेकिन आपकी आवाज़ यहाँ पाक फ़ौज के हवाले से बुलंद होती है। आप सिर्फ़ और सिर्फ उन पख्तूनों की बात करते हैं जिनको यहाँ पर कांटा चुभता है, जिनके ऊपर शेलिंग अमेरिका करता है या दीगर फोर्सेस करती हैं, उनके ख़िलाफ़ आपकी आवाज़ बुलंद नहीं होती। दूसरा, आपने कहा अगर हमें बाहर से फंडिंग आती है तो साबित करें। जी जनाब, ये मोहसन दाडो साहब लंदन गए थे जहाँ इंडिया ने इनके लिए फ़ंड रेजिंग सेमिनार मुनक्कद किया और मुहिम चलाई। ये सब क्या उसके सबूत नहीं है? और जो DG ISPR ने कहा वो भी ज़रा सुन लें कि वो क्या कहते हैं, उसके जवाब भी आप दें। उसका जवाब देने की बजाय आप अगला सवाल के बदले में सवाल कर रहे हैं। ये सुने ज़रा DG ISPR क्या कहते हैं। 22 मार्च 2018 को NDS ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहाँ दिए और वो कहाँ है? पहले मैं उनसे पूछता हूँ, फिर आपके साथ भी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए राह ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुंचे और कहां इन्होंने इस्तेमाल किए? 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कॉन्सुलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कॉन्सुलेट में गया, उससे मुलाकात हुई, साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए? 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कॉन्सुलेट है, उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी उसके लिए कितने पैसे दिए और कहां हैं वो पैसे और किस तरीके से आए? मोहम्मद इस्माइल बोन जोंदोन टीवी का PTM से क्या ताल्लुक है, ये भी बताएं। और मई 2018 में इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे? हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है, ये बताएं जरा। हाजी मीर अफगान साफी काबुल में, सलीम साफी नहीं, हाजी मीर अफगान साफी काबुल में और नसीब जादरान दुबई में, इन दोनों का आप लोगों के साथ क्या ताल्लुक है? क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं? कैसे करते हैं?
31 मार्च 2019 को अरमान लोनी के चहलम और पेशावर के जलसे के लिए एनडीएस ने आपको कितने पैसे दिए, कैसे आपके पास पहुंचे और कैसे आपने इस्तेमाल किए? ये तो फाइनेंसेस के लिए। ये लर और बर से क्या ताल्लुक है इनका? बात तो 3 डिमांड्स की हो रही थी ना, माइंस की, मिसिंग पर्सन्स की और चेक पोस्टों की। लर और बर का नारा कैसे लगता है? इससे क्या ताल्लुक है? और मशल खान टक्कर कनाडा से काबुल क्यों आया है? और पीटीएम से और बलोच जो लैद की पसंद है उनके साथ इनका क्या कनेक्शन है? इस बात का भी जवाब दें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह DGISPR ने वो तमाम रिकॉर्ड आपके सामने रखने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही अरसे तक ये तमाम हक़ाइक़ जो है वो मीटिंग्स की शायद वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स और दीगर रिकॉर्डिंग भी शायद मीडिया को दे दी जाए। लेकिन आप बदस्तूर आपको सिर्फ पाक फ़ौज बुरी लगेगी। उसकी वजह यह है कि आपको पैसे इसी काम के मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपने कहा लीविस पर अटैक हो रहे हैं और ये हमारे पश्तूनों पर हमले हैं, ये हमले बढ़ सकते हैं, इन पर गहरी नज़र रखो और रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहो। रद्द-ए-अमल क्या होगा? रद्द-ए-अमल यकीनन यही होगा जिस तरह से TTP रद्द-ए-अमल देती रही है, आप भी उसी तरह के रद्द-ए-अमल की धमकियाँ दे रहे हैं। तो ये धमकियाँ तो पहले भी दी जाती रही हैं। आप कहते हैं आप पुरअमन लोग हैं, आपकी कोशिश अमन के लिए है। अगर कोशिश अमन के लिए है तो अमन के लिए लहजों में मिठास होती है, कड़वाहट नहीं होती। अगर कोशिश ये है कि कबायली इलाकों को और KPK को और पख्तूनों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, तो उसका तरीक़ाकार ये नहीं है जो आपने इख्तियार किया है। दूसरा, आपकी जानिब से ये कहा जाता है कि पाक फ़ौज ने अमेरिका से 33 अरब डॉलर खाए हैं, जो बहुत बड़ी रकम है। ये वो जंग के ज़रिए कमा रहे हैं। मतलब ये आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो इस अफ़गान जंग के ज़रिए पैसे कमा रहे थे, और ये तमाम पैसे फ़ौज खा गई और उसके बदले पख्तूनों को अपनी जान की कुर्बानियाँ देनी पड़ी। ये जो आप बात कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पर ट्रंप का दावा था, जिसे अमेरिका ख़ुद मुस्तरद कर चुका है। और अमेरिकी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को 2002 से अब तक सिर्फ 19 अरब डॉलर की रकम दी है। लेकिन इस 19 अरब डॉलर में से 14 अरब डॉलर वो रकम है जो पाकिस्तान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए खर्च कर चुका है। यानी कि ये कोई इमदाद नहीं थी, बल्कि उस तमाम ऑपरेशन के लिए ये रकम खर्च की गई जो ऑपरेशन नाम नहाद दहशतगर्दी की जंग में हमें करना पड़ा। ये तमाम अखराजात सिर्फ पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं दिए गए, बल्कि जंग के लिए दिए गए, और वो जंग हमने लड़ी और लड़ने के बाद ये जंग जीती। इसके बाद आप सवाल करते हैं कि अरमान लूनी और ज़िशान वाले वाक़े में क्या फ़र्क है। इसका बुनियादी फ़र्क यह है कि ज़िशान को पूरी दुनिया की नज़रों के सामने उसके बच्चों के सामने गोलियां मारकर भून दिया गया, जबकि अरमान लूनी पर तो PTM के अपने डॉक्टर भी जिस्म पर कोई निशान जो है वो साबित नहीं कर सके, और ये वजह पोस्टमार्टम की ये सामने आई कि उसकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है। तो ये वो तमाम सवालात हैं जो आप उठाते हैं, लेकिन आप उसकी तहकीक नहीं करते कि इसके जवाबात बुनियादी तौर पे हैं क्या। ज़ैनब कत्ल केस की सज़ा मिली और हमारे कातलों को सज़ा नहीं मिली, ये भी आप कहते हैं। लेकिन ज़ालिमों, कम से कम ये बात तो ज़रा गौर करो कि सिर्फ ज़ैनब के कातिल को इसकी जवाब जो है सज़ा जो है वो मिली है, लेकिन कितनी ऐसी बच्चियां थीं जिनका ताल्लुक़ पख्तूनों से नहीं था, उनके साथ भी ये जुल्म हुआ, लेकिन उनके कातिल भी बच निकले। तो ये एक सिस्टम की के अंदर ख़राबी है जिसका शिकार न सिर्फ पख्तून है, बल्कि तमाम अक़वाम हैं उनका ताल्लुक़ किसी भी कबीले से हो। तमाम पाकिस्तानियों के ये मसाइल हैं कि उनको उस तरह से इंसाफ नहीं मिलता। वैसे सच्चाई ये है कि कसूर में सैकड़ों बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाले अब भी ज़िंदा हैं, और ये क्यों ज़िंदा हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि कानून के अंदर सुकम इस तरह के हैं कि उनको फ़ायदा पहुंचता है। आपने कहा कि अरमान लूनी का मसला हल ना हुआ,
تو ہم اپنی عدالتیں لگائیں گے, اسی طرح عدالتیں لگائیں گے جس طرح TTP نے لگائی تھی. یہ کون فیصلہ کرے گا کہ وہ عدالتیں درست ہیں یا غلط ہیں؟ آپ پختونوں کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ پختونوں کو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ دوسرے صوفی محمد بننے کی کوشش کر رہے ہیں. صوفی محمد کے پاس تو بڑا خوبصورت نعرہ تھا شریعت کے نفاذ کا, لیکن آپ صرف قومیت کی بنیاد پر لوگوں کو اکسا رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ پختون آپ کے اس جھوٹے پراپوگنڈے کو بالکل رد کر دیں گے. آپ نے کہا کہ نقیب اللہ مسعود کے قاتلوں کو کیوں گرفتار نہیں کیا جاتا. میں آپ سے انتہائی مؤدبانہ گزارش یہ کرتا ہوں کہ پختونوں کے قاتل جس آپ نے کہا کہ راؤ انوار تو بنیادی طور پہ آپ نہیں جانتے, کون نہیں جانتا کہ اس کی سپورٹ میں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ آگے ہے. کیوں آگے ہے آپ کو پتہ ہے, جیسے DG ISPR نے بھی کہا کہ وہ کس پارٹی کا بغل بچہ ہے, یہ سب کو پتہ ہے. تو پیپلز پارٹی کو عدالتیں کس طرح سے ریلیف پہلے بھی دیتی آئی ہیں, اب بھی مل رہا ہے. تو یہ اس میں فوج کا تو کوئی کردار نہیں ہے, اس میں کردار بنیادی طور پہ اسی سسٹم کا ہے جس کے ڈسے ہوئے ہم سب ہیں. تو راؤ انوار کے اوپر جو صورتحال ہے, اگر قانون سے ہٹ کے کچھ بات کریں گے تو عدالتیں اگر اس کو گرفتار نہیں کروا رہی تو اس میں فوج کیا کر سکتی ہے؟ فوج اگر اس کو پکڑے گی تو پھر آپ کہیں گے جی یہ وہ مسنگ پرسن پہ آگے ہیں. عدالتیں کیا کر رہی ہیں, عدالتوں پہ کیا بات کریں؟ میں یہ سوالات کی آپ کی یہ لسٹ ہے وہ دیکھ رہا ہوں. ہم انڈیا میں امریکہ کی بات نہیں کرتے, پختونوں کے مفادات کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پختونوں کے مفادات کی بات کرتے ہوں گے, لیکن کتنا حسین اتفاق ہے کہ آپ کا بیانیہ وہی ہوتا ہے جو انڈیا کا ہوتا ہے, یا جتنی پاکستان کے مخالف کوفتے ہیں ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے وہی آپ بیان کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ پختونوں کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں. بڑی سادہ سمجھ رکھا ہے آپ نے پوری پختون قوم کو اور پاکستانی قوم کو. آپ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بتانا پڑا تھا کہ یہ چادر کہاں سے آئی تھی, تو یہ فوج کیوں نہیں بتا سکتی. درست ہے, حکمرانوں کو اپنے احتساب کے لیے تیار رہنا چاہیے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت آغا سراج دورانی کے گھر پر نیب نے چھاپا مارا اور بڑی تعداد میں وہاں سے سونا, گاڑیاں, نوٹ ملے, بلکہ نوٹوں کو جلانے کی کوشش کی گئی, تو اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ یہ بڑا ظلم ہے آغا سراج دورانی کے ساتھ. تو پہلے آپ فیصلہ تو کر لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. کیا ان حکمرانوں سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ یہ آپ کے پاس دولت کہاں سے آئی ہے؟ تو یہ دورہ معیار ہے, یہ دورہ معیار چلے گا نہیں, اس کو عوام میں مقبولیت بالکل بھی نہیں ہے, اور خاص طور پہ پختونوں میں بالکل بھی نہیں ہے. سادہ لوگ پختونوں کو بہکانے کی بجائے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے, پشاور کے اندر گھر ہے, آپ کی یہ جو لگژری لائف ہے, لائف میں بھی آپ کے دوغلا پن ہے. جب آپ اپنی لائف گزارتے ہیں آپ کا جو رہن سہن ہے وہ انتہائی لگژری ہے, لیکن جس وقت آپ انٹرویو دینے لگتے ہیں تو اس وقت آپ کسی ٹوٹے سے مکان کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ عوام دھوکے کھا کھا کے بڑی چکنی ہو چکی ہے, اب یہ دھوکے نہیں کھائے گی. اب آپ کو یہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ تشدد پسند نہیں ہیں, لیکن لہجوں کے اندر آپ کے جو کڑواہٹ ہے, آپ جس طرح سے بولتے ہیں, نفرت کا اظہار کرتے ہیں, وہ بلاخر تشدد کی طرف لے کے جائے گی. اب منظور پشتین ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ کرک کی جو زمین ہے اس کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے, لیکن جب کالا باغ ڈیم بنانے کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. KPK کی 8 لاکھ ایکڑ زمین کالا باغ ڈیم سے سیراب ہونی تھی, لیکن اس میں کرک کا بھی بے شمار حصہ تھا, لیکن اس کی تو آپ مخالفت کرتے ہیں. بلکہ جہاں جہاں ڈیم بنانے کی بات ہوتی ہے وہاں آپ لوگوں کو ڈیموں کے خلاف اکساتے ہیں. جیسے کہ کرم تنگی ڈیم کے خلاف آپ نے مہم چلائی اور اسے رکوانے کی کوشش کی. جب ڈیموں کی مخالفت کریں گے تو مجھے یہ بتائیں ریاست پاکستان پانی کہاں سے لائے گی؟ پانی کے لیے ڈیم بہت ضروری ہیں, لیکن ڈیم کی آپ مخالفت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انڈیا کو پسند نہیں, کیونکہ پاکستان مخالف قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر ڈیم بنے, اور ان ڈیم کی مخالفت آپ ضرور کریں گے, لیکن سادہ لوگوں کو کتنی دیر بیوقوف بنایا جا سکتا ہے یہ دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ماں سے محروم ہیں.
ماں سے مراد ہم تو ماں پاکستان کو سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ ماں سے مراد اگر صرف کے پی کے کو ہی تسلیم کرتے ہیں کہ کے پی کے ہی آپ کی ماں ہے، تو 1 کروڑ سے زائد پشتون پنجاب، 1 کروڑ سے زائد سندھ، 50 لاکھ کے قریب بلوچستان، اسی طرح دیگر صوبوں اور آزاد کشمیر کے اندر جو صوبے پختون آباد ہیں، ان کو تو وہاں کی مائیں اپنا دودھ پیش کر رہی ہیں کہ ہمارے بچے صحت یاب ہوں، ان کو وہ دودھ میسر ہے، لیکن آپ کی اس بات پہ آپ کا دھیان نہیں جائے گا۔ کیوں کہ آپ نام تو دودھ کا لے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ خون پینا چاہتے ہیں، اس قوم کا، اس ملک کا خون پینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس جو ایجنڈا ہے اس ملک کو مضبوط کرنے کا نہیں ہے، پختونوں کو مضبوط کرنے کا نہیں ہے۔ آج کے جب وائس آف امریکہ کی جو اینکر تھی، اس نے آپ سے سوال کیا کہ آپ پختونخوا ملک کی بات کر رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، تو آپ نے بڑا گول مول جواب دے دیا، اس میں آپ نے وضاحت سے بات نہیں کی کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے۔ ایجنڈا جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں، اور یقیناً ڈی جی آئی ایس پی آر بھی سمجھ چکے ہیں، اور پختون تو اس سے آگاہ ہیں ہی۔ آپ کی تحریک بڑی مقبول ہے، تو مجھے اس مقبولیت کی وجہ سوائے اس بات کے آپ کی نظر میں نہیں آتی کہ آپ کے پاس پیسہ خاصا زیادہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ 15 کرسیاں لگاتے ہیں، 15 کرسیاں لگاتے ہیں تو پھر یہ ڈالوں کی صورت میں پیسے کیوں لیتے ہیں؟ تو بہرحال آپ پہلے نہیں ہیں، پہلے شخص نہیں ہے جس نے اس ملک کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے بھی بے شمار لوگوں نے پختونوں کو اکسانے کی کوشش کی، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ پختونوں کا پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے، پختونوں کا جو اسلام کے ساتھ رشتہ ہے، وہ کسی منظور پشتین کے جذبات اور ان کے جو چکنے چپڑے الفاظ ہیں اس سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ منظور پشتین یا اس جیسے بے شمار لوگوں کی نفرت اس محبت کو ختم نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی پختونوں کے ساتھ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہماری میزائل ٹیکنالوجی کے نام جو ہیں وہ پختونوں کے نام پر ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو لوگ اقتدار میں ہیں، یا وہ جو اپوزیشن میں ہیں، یا جو عوام ہے، یہ سب پختونوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور پختون پنجابیوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آپ کی نفرت سے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔